हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एक एग्जाम्पल पर। लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसमें हमने समझा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का, क्या डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क होता है हमारी कैश बुक में और बैंक जो हमें पासबुक प्रोवाइड करवाता है उसमें। और उन सब के बेस पर आज हम करने वाले हैं एक एग्ज़ाम्पल। अब ये देखिए, अपन ने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें कि आपको कहा गया है कि बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको वो नहीं कहे कि डेबिट है बैलेंस क्रेडिट है तो आपको सीधे से मान लेना है कि वो प्लस वाला ही है, यानी डेबिट वाला ही है। यानी कि 50,000 रुपये जो दिया हुआ है ये हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, कौन से बैंक कॉलम का। ठीक है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। फिर हमें दिया है कि चेक इशूड करे गए हैं 6,000 के, पर उन्हें पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैंक क्रेडिटेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000, बट हमारी कैश बुक में वो एंटर नहीं हुआ है। फिर बैंक चार्जेस जो कि 400 रुपये के हुए हैं वो हमारी कैश बुक में एंटर नहीं हुए हैं। और फिर चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में 6,000 का, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको लॉजिक समझते हुए अपन लोग प्लस माइनस करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 लिख लिया। अब सबसे पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चेक इशू किए गए हैं 6,000 रुपये के, बट पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ होगा, ये मानिए कि ये है हमारी कैश बुक। ठीक है, और ये हो गई, हाँ ये हो गई हमारी बैंक की पासबुक हो गई या फिर स्टेटमेंट हो गया। ये हो गए हमारे डेबिट क्रेडिट, इधर भी हो गए डेबिट क्रेडिट। डेबिट प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट। बैंक में उल्टा हिसाब चलता है कि अगर प्लस होगा तो क्रेडिट में जाएगा, माइनस होगा तो डेबिट में जाएगा। ठीक है, लॉजिक इसका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ बात हुई है भाई कि चेक इशू करे गए हैं 6,000 के। चेक इशू करने से मतलब है कि हमने चेक बनाकर दे दिया था, यानी हमें ऐसा लगा कि अब हमारी बैंक से 6,000 रुपये चले जाएंगे, तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक में 6,000 रुपये क्रेडिट वाली साइड में लिख दिए थे, यानी ये बैलेंस हमारे पास से चला गया। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी बैंक में से यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। हमने यहाँ तो लिख दिया कि भाई 6,000 हमारे पास से बैंक में से गए, क्योंकि हमने तो चेक लिखकर सामने वाले को दे दिया, लेकिन सामने वाले ने बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो बैंक में से कुछ अमाउंट गया ही नहीं। इसलिए इसको अब वापस करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने माइनस कर दिया था ना उसको प्लस कर देना पड़ेगा। और मैंने यही आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ऐड क्या करते हैं, जब ये वाली लाइन आ जाती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये तो आप याद कर लोगे ऐसे कि भाई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट वाली लाइन ऐड होती है और उसका लॉजिक ये रहा। ठीक है, तो चेक ये 6,000, ये आ गया 6,000। फिर और कुछ है क्या, देखें नेक्स्ट लाइन देखें, बैंक क्रेडिटेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। ठीक है, बैंक ने 8,000 का डिविडेंड क्रेडिट किया है, लेकिन वो हमारे एंटर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। ठीक है, अब समझिए इसको, बैंक ने क्रेडिट किया है 8,000 रुपये का डिविडेंड, यानी कि क्रेडिट किया है 8,000 रुपये, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास पैसा बढ़ा है हमारे खाते में या कम हुआ है। तो क्रेडिट किया है यानी कि बैंक में तो क्रेडिट करने का मतलब होता है बढ़ जाना, तो हमारे बिजनेस में हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन इसकी जानकारी हमारी कैश बुक में नहीं एंटर की गई है। हमें जानकारी नहीं थी तो हमने कैश बुक में लिखा भी नहीं, तो कैश बुक में तो हमने 8,000 रुपये बढ़ाए नहीं है, ऐड ही नहीं किए। तो अब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में 8,000 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक में तो पैसे बढ़ गए, यहाँ बढ़े ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 8,000 को हम कर देंगे ऐड। और यही मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कोई ऐड करने में पहला पॉइंट तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट वाला पॉइंट ऐड करते हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट ऐड करते हैं, जब हमें इंक्रीज हो जाता है बैंक का अमाउंट, यानी कि बैंक में अमाउंट बढ़ जाता है। तो यहाँ बढ़ गया था, यहाँ लिखना हम लोग भूल गए, तो अब जो भूल गए थे उसका सुधार करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,000। ये पहली चीज़ ऐड कर दी, ये दूसरी चीज़ ऐड। अब और देखें कुछ ऐड करने लायक है क्या, बैंक चार्जेस 400 रुपये। देखिए चार्जेस का, जब भी चार्जेस आ जाए,
ठीक है। तो ये हमारे लिए आप ये मानो कि ये हमें अमाउंट मिलता नहीं है, ये हम पर चार्ज लगता है, हम इसका पे करते हैं। जैसे यहाँ बैंक चार्जेस लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुविधा में फंस जाओ कि ये अमाउंट आया है या गया है। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज लगाए हैं कि भाई हम आपको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो कुछ तो चार्ज हम करेंगे। तो ये जो 400 रुपये ना, ये हमारे पास से पैसा जाता है। तो क्या हुआ होगा, इसको 8000 को मिटा देते हैं। बैंक ने चार्ज लगाए हैं 400 रुपये, और जो कि एंटर्ड नहीं ही है हमारी कैश बुक में, यानी हमें जानकारी नहीं है 400 रुपये की, और बैंक ने चार्ज लगा दिया। तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस करा होगा हमारे अकाउंट से कितने रुपए, 400 रुपये। और हमें तो यहाँ पर होश ही नहीं है कि हमारे कुछ चार्ज वगैरह लगा है। तो हमने इसमें कैश बुक में तो पैसा कम करा ही नहीं, यहाँ तो बैंक में तो कम हो गया, यहाँ कम हुआ ही नहीं। तो अब इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे यहाँ से भी, कैश बुक में से भी। तो अब ये चीज़ हो जाएगी हमारी चार्जेस, और लेस वाली चीज़ को आप माइनस वाले कॉलम में लिखोगे, कितना, 400 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैं वो भी बता दूं कि जैसे ऐड करते टाइम आपको दो चीज़ें बताई थी कि चेक इशूड, एक तो ये ऐड कर दो, दूसरा बैंक में पैसा आया है वो, यानी बैंक इंक्रीज हो गया है अमाउंट तो ऐड कर दो। और लेस करने वाले दो नियम बताए थे, उनमें दूसरे नंबर का नियम कौन सा था कि अगर बैंक का अमाउंट कम हो जाए। तो यहाँ पर वही बैंक का अमाउंट कम हुआ था, हमें खबर नहीं थी कि हमारी कैश बुक में से भी कम होना चाहिए, तो वो अब हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, दूसरी लास्ट चीज़ दी हुई है, चेक डिपॉजिट किया है बैंक में 6000 का, लेकिन कलेक्ट ही नहीं हुआ। हमने चेक बैंक में लगा दिया, और बैंक में मतलब हमको किसी ने चेक दिया कि भैया हम पैसे मांगते थे किसी से, उसने हमको चेक दे दिया, कितने का दिया, 6000 रुपये का, और हमने वो 6000 रुपये का चेक बैंक में लगा दिया। तो हमें क्या लग जाएगा तुरंत कि भैया हमारे बैंक में 6000 रुपये आ गए, हमको चेक मिला, हमने जाके बैंक में लगा दिया, तो हमें तो यही लगेगा कि भाई बैंक वाले हमारे खाते में डाल देंगे पैसे। तो हमें क्या लगा कि 6000 रुपये हमारे बैंक में आ जाएंगे, तो हमने हमारी कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हुए अभी तक, तो हमारे पास बैंक में आए ही नहीं है। तो बैंक में यहाँ 6000 की एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो भी ये आखिरी टाइम पीरियड है बनाने का, उस तारीख तक हमको वो पैसा बैंक में आया ही नहीं, क्योंकि दो तीन दिन का टाइम लग जाता है। चाहे हम चेक को इशू करें, चाहे कोई और हमें चेक दे, उस चेक को हम कलेक्शन के लिए लगाएं, इस प्रोसेस में 1 2 3 दिन का टाइम लग जाता है। इसीलिए ऐसा होता है कि हम अपने यहाँ पर तो लिख देते हैं कि भाई पैसा मिल गया, लेकिन बैंक उस दिन या उसके अगले दिन तक आपके खाते में पैसा जमा नहीं कर पाती है। तो यही कारण होता है कि बैंक में तो पैसा आता नहीं और हम लिख देते हैं कि भाई पैसा आ गया। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने अपने यहाँ तो लिख दिया 6000 आया है, लेकिन वास्तव में आया ही नहीं है। तो अब सुधार करेंगे कैसे, सुधार ऐसे करेंगे कि जो हमने 6000 प्लस कर दिए थे, उसको अब हम यहाँ से 6000 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी एक तरीके से माइनस कर देंगे। तो जो हमने बढ़ाया था 6000 से अमाउंट, वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी 6000 रुपये जो है वो आएगा आपका माइनस वाले कॉलम में। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि हमने 6000 रुपये बढ़ा दिए थे, डेबिट में लिख दिया था, जबकि वास्तव में बैंक में हमें वो अमाउंट मिला ही नहीं। तो क्यों बढ़ाएं भाई, वापस कम कर दो, इसीलिए वापस उसको लेस कर रहे हैं, और इसे लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। और यही वो दूसरी लाइन है जो मैंने आपको लिखवाई थी लेस कराते टाइम, कि भाई लेस कराते टाइम दो चीज़ें लेस करनी है, एक तो चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड फॉर पेमेंट, या फिर नॉट येट कलेक्टेड, और हाँ पेमेंट वाला तो यहाँ आता है नॉट येट कलेक्टेड, और दूसरी चीज़ बैंक में से अमाउंट अगर कम हो जाता है, तो वही दो चीज़ें लेस होती हैं, और दो चीज़ें ऐड होती हैं, चेक इशू और या फिर बैंक का अमाउंट बढ़ जाने पर। तो ये हमने इसको देख कर तो एंट्री यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कर ली है। अब और हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता है एज़ पर पासबुक। वो क्या निकालते हैं या फिर वो कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। पहले तो आप सबसे पहले एक काम करो, ऐसे एक ब्लॉक बना लो। अब दोनों साइड का टोटल करो कि कहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं इधर का टोटल करता हूँ तो ये आ रहा है 64,000, और इधर का टोटल आ रहा है 6400, यानी ऑब्वियसली इधर का टोटल ज़्यादा है। तो उसका टोटल दोनों साइड लिख लूँगा मैं, कितना आ रहा था 64,000, तो मैं ये 64,000 दोनों तरफ लिख लूँगा। ठीक है, अब मैं देखूँ यहाँ का टोटल तो 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ का टोटल आ रहा है केवल 6400। तो बाकी का कितना अमाउंट यहाँ लिखूँ ताकि वो 64,000 हो जाए। तो मैं देखूँगा कि 6400 में
अगर मैं जोड़ दूँ 57,600, ठीक है, 658 64, ठीक है। अगर मैं 57,600 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64,000। वापस समझो, दोनों साइड में देखा कहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा था दोनों तरफ वो टोटल हमने लिख दिया। अब जहाँ पर बैलेंस कम पड़ रहा है वहाँ पर जितना कम पड़ रहा है उसको आप बैलेंस करके कैलकुलेटर से या जैसे भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दो, और उसके आगे लिख दो आप बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ आगे हमें लिखना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए आप कि माइनस साइड में आ रहा है ना अगर, तो इसके आगे लिख दो आप क्रेडिट, की ये क्रेडिट बैलेंस है। और अगर यही अमाउंट यहाँ लिख रहे होते हम तो ये हो जाता डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल। हमने बेसिक सा अभी कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्ट समझ लिया था हमने लास्ट क्लास में, उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल आज इस क्लास में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें अपन और एक कदम आगे बढ़कर एक लेवल अप करेंगे और इसी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के और केसेस देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।